26 जून 1975 की सुबह जब भारत के करोड़ों लोगों ने रेडियो ऑन किया तो उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई। आवाज थी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. लेकिन असल में ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये भारत के लोकतंत्र पर लगाया गया सबसे बड़ा ताला था। उस एक रेडियो संदेश के साथ ही पूरे देश को पता चल गया कि भारत में आपातकाल लागू हो चुका है। संविधान के आर्टिकल 352 के तहत इसका मतलब ये था कि अब देश में चुनाव जरूरी नहीं थे, मीडिया आजाद नहीं थी और आम आदमी के पास सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं था। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव टाल दिए गए, अखबारों को बताया गया क्या छापना है और क्या नहीं, कोर्ट जाने का अधिकार भी छीन लिया गया और प्रधानमंत्री जब तक चाहे सत्ता में बनी रह सकती थी। लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई देश खतरे में था या फिर खतरे में सिर्फ सत्ता की कुर्सी थी? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1971 इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। गरीबी हटाओ का नारा गूंज रहा था, देश का गरीब तबका उनके साथ खड़ा था। इसी बीच भारत पाक युद्ध हुआ, भारत की जीत हुई और बांग्लादेश पर, और इंदिरा गांधी एक साधारण नेता से एक मजबूत नेता बन गए। उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी, लोग उन्हें आयरन लेडी कहने लगे थे। लेकिन राजनीति में लोकप्रियता स्थायी नहीं होती। 1973 आते आते हालात बदलने लगे। महंगाई तेजी से बढ़ी, खाने पीने की चीजों के दाम 23% तक बढ़ गए। गरीबी हटाने का नारा जमीन पर कमजोर पड़ने लगा, लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। सबसे पहले ये गुस्सा दिखा गुजरात में, नव निर्माण आंदोलन, छात्र सड़कों पर उतर आए, कारण महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। गुजरात में उस समय चिमन भाई पटेल की सरकार थी। छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया है कि विपक्ष भी साथ आ गए। मुरारजी देसाई ने नेतृत्व संभाला। 1974 में गुजरात में कांग्रेस की राज्य सरकार गिर गई। इसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया, फिर दोबारा चुनाव कराए गए और इन चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ये इंदिरा गांधी के लिए पहला बड़ा झटका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुजरात की आग बिहार तक पहुंच गई। बिहार में भी छात्र आंदोलन शुरू हो गए। इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया जयप्रकाश नारायण द्वारा। जयप्रकाश नारायण एक ऐसा नाम जिसे लोग गांधी के बाद सबसे बड़ा नैतिक नेता मानते थे। जेपी ने आंदोलन में शामिल होने से पहले दो शर्तें रखी। पहली, आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होगा। दूसरी, ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में फैलेगा। यहीं से जन्म हुआ संपूर्ण क्रांति के नारे का। ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं थी, ये सिस्टम बदलने की बात थी। धीरे धीरे सारे विपक्षी दल जयप्रकाश नारायण के साथ खड़े होने लगे। इसी दौरान एक और बड़ा झटका लगा सरकार को। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, नेतृत्व किया जॉर्ज फर्नांडिस ने। देश की सबसे बड़ी हड़तालों में से एक। सरकार ने इसे सख्ती से कुचल दिया। हड़ताल करने वालों को क्वार्टर से निकाला गया, नौकरियों से हटा दिया गया। लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इधर आंदोलन बढ़ रहा था, उधर इंदिरा गांधी के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, न्यायपालिका। केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती, मतलब सरकार मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी ये केस हार गई। ये उनके लिए सीधी चेतावनी थी। फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस एस एम सिकरी अगले ही दिन रिटायर हो गए। इंदिरा गांधी के पास मौका था। परंपरा थी कि सबसे वरिष्ठ जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने तीन वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज कर ए एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया, जो उनके फेवरेट माने जाते हैं। न्यायपालिका पर पहली बड़ी चोट लग चुकी थी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने कहा इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव अवैध है। उन्होंने सरकारी मशीनरी और पैसों का दुरुपयोग किया है। याचिका दायर की थी राज नारायण ने। प्रधानमंत्री को पद छोड़ने का आदेश मिला। हालांकि 15 दिन की मोहलत दी गई। अब इंदिरा गांधी के सामने सवाल था, कुर्सी या संविधान।
25 जून 1975 दिल्ली में ऐतिहासिक रैली। जयप्रकाश नारायण ने खुलकर सरकार को चुनौती दी। गांधी जी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे, गांधी जी न राष्ट्रपति हुए न प्रधानमंत्री हुए, उसी प्रकार से देश की खिदमत और सेवा में लगे रहे, लगे रहना चाहते थे। कांग्रेस को भी लोक सेवकों की जमात बनाना चाहते थे। आज इन लोगों को अधिकार है, शर्म नहीं आती है गांधी का नाम लेने का इन लोगों को। जयप्रकाश किया बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई। नारा गूंजा, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि अगर चुनाव हुए तो सत्ता हाथ से निकल सकती है। और फिर आया वो फैसला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। 25 जून की आधी रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल की फाइल भेजी गई, बिना कैबिनेट चर्चा के। रात 1 बजे अखबारों की बिजली काट दी गई, फोन लाइनें काट दी गई, नेताओं को उनके घरों से उठाया जाने लगा। जेपी, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, कोई नहीं बचा। देश सो रहा था, लोकतंत्र गिरफ्तार हो चुका था। सुबह रेडियो पर इंदिरा गांधी द्वारा कहा गया, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन असलियत ये थी कि भारत के नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। अब इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं। इमरजेंसी में इमोशन नहीं, मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। पुणे सेंसरशिप लागू हुई, अखबार खाली पन्ने छापने लगे, लिखा होता नथिंग टू पब्लिश। आरएसएस, जमाते इस्लामी जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा, कोर्ट जाने का अधिकार खत्म कर दिया गया, 42वां संविधान संशोधन लाया गया, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी अब कानूनी तौर पर सबसे शक्तिशाली इंसान बन चुकी थी, लेकिन लोकतंत्र की कीमत पर। जनवरी 1977 में आपातकाल हटाया गया, मार्च में चुनाव घोषित हुए। इंदिरा गांधी को भरोसा था कि विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन जनता ने जवाब दिया। जनता पार्टी बनी, नारा सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। नतीजा ऐतिहासिक था, कांग्रेस हार गई। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, शाह कमीशन बना, जिससे आपातकाल की सच्चाई सामने आई। लेकिन जनता सरकार आपसी लड़ाइयों में उलझ गई। 1980 में फिर चुनाव हुए, इंदिरा गांधी वापस लौटी, लेकिन इतिहास ने साबित किया लोकतंत्र को दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। 1975 का आपातकाल हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ संविधान से नहीं, बल्कि जनता की याददाश्त से जिंदा रहता है। अगर लोग भूल जाएं, तो इतिहास खुद को दोहराता है। जय हिंद, जय भारत।